point, we have to use it and we have to write the risk assessment. If like that, indirectly they are asking means management how to, or any manager or supervisor, how they are making the risk assessment in the location. As per scenario, they are asking like this means we have to use these 5 points, no? 5 point, and we have to explain what are the, as per the, we have to correlate it, or there are any just like that, what are the scenarios is there, we can also write it. Can you I'll explain get it? back to you. That's कर दीजिए. I'll get back to you. Let me complete with Rajiv Tadapalji. Then I'll get back to you. Okay. तो राजीव जी आपका हो गया लाइक्लीहुड सिविलिटी क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट Yes, इज sir. अबाउट फर्दर कंट्रोल मेजर. अभी लाइक्लीहुड सिविलिटी जस्टिफिकेशंस के जो एग्जांपल है वो भी नंबर 5 में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट. नेक्स्ट इज Yes, अबाउट sir. फर्दर कंट्रोल मेजर. फर्दर कंट्रोल मेजर में भी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. कभी भी रिकमेंड करता है तो एग्जामिनर, एक तो हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन कंट्रोल पूछते हैं. कभी कभी आपने अगर प्रीवियस सिनेरियोस पढ़े रहेंगे, लाइक स्कूल सिनेरियो था, ओके, स्कूल का एक मेंटेनेंस था, वो सिनेरियो था, वो भी नंबर 21. उसमें एक क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर देने के लिए. और दूसरा कभी कभी पूछता है कि लाइक फर्दर कंट्रोल मेजर बाय फॉलोइंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर. और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल मेजर पूछा रहेगा, ना कि वो रिस्क असेसमेंट पूछे रहेंगे, ना कि वो लाइकलीहुड लेवल ऑफ रिस्क जस्टिफाई करने बोले रहेंगे. दे जस्ट आस्क यू दैट व्हाट कंट्रोल मेजर यू विल रिकमेंड टू कंट्रोल द सो एंड सो रिस्क. ओके, सो इस टाइप तो क्वेश्चन. उसमें एक डाउट सर, अभी जो कंट्रोल मेथड जो हम पूछ रहे हैं, मतलब जो हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिनेरियो में, उसका ऑब्जर्वेशन मतलब जो रिस्क रहेगा, मतलब जो रिस्की सिनेरियो में रहेगा, तो उसका अपने को रिस्क भी लिखना पड़ेगा, उसका कंट्रोल मेथड भी मेंशन करना पड़ेगा. करना है राइट. सर, कंट्रोल मेजर में रिकमेंड करना है क्या कंट्रोल दे सकते हैं रिकमेंड जिससे करना. ये कंट्रोल. ये दिस इज एज पर ऑब्जर्वेशन जो रिस्क है, तो उसका कंट्रोल मेथड ये है बोल के उसको लिखना पड़ेगा. राइट. बाय फॉलोइंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर, जैसे हमने देखी जब हम रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना रहे थे पार्ट 2 में, हमने हैजार्ड आइडेंटिफाई किया, दैट्स द आंसर कंडीशन. देन आपने जो है एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर देखा, देन आपने फर्दर रिकमेंड किया. तो बस वही समझ लीजिए यस. आप यहाँ पे फर्दर कंट्रोल मेजर दे. ओके, ओके. बट कंसीडर करना ओके. है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन कंट्रोल पूछा है या सिर्फ कंट्रोल मेजर पूछा है. सिर्फ कंट्रोल मेजर पूछा रहेगा, हायरार्की फॉलो करते हुए आपको कंट्रोल मेजर रिकमेंड करना है. और एडमिन कंट्रोल मेजर पूछा रहेगा, जो भी एडमिन कंट्रोल हम रिकमेंड कर सकते हैं वो दे सकते हैं. ओके, बट कभी भी कंट्रोल मेजर दे रहे हैं, ये रिस्क को कैसे कंट्रोल कर पाएगा वो 1 लाइन एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया कि फायर सप्रेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है मुझे साइट पे. व्हाई आई विल इंस्टॉल फायर सप्रेशन सिस्टम? बिकॉज इन द केमिकल पेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो फायर सप्रेशन सिस्टम व्हिच कुड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर, जो कि फायर स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग फायर सप्रेशन सिस्टम. तो रीजन भी लिखना पड़ेगा क्यों आप ये सिस्टम, ये जो भी कंट्रोल मेजर रिकमेंड कर रहा है. ना. अभी रिस्क असेसमेंट पे क्वेश्चन में अब मैं जाता हूँ अभी राज कार्तिक जी के क्वेश्चन के ऊपर. रिस्क असेसमेंट का 2 टाइप्स के क्वेश्चन है. वन इज अबाउट जो आपने अभी हमने डिस्कस किया है, फर्दर कंट्रोल मेजर, लेवल ऑफ रिस्क कैलकुलेशन. एंड अनदर वन इज अप्रोच ऑफ मैनेजिंग रिस्क. ये इस टाइप का क्वेश्चन है. जब आपको कभी भी किसी भी चीज के अप्रोच के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे आपको 4 स्टेप्स एक्सप्लेन, जो 5 स्टेप्स रहेंगे वो 5 स्टेप्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने हैं. हाउ दे सिलेक्टेड द टास्क, दिस रीडिंग प्रोसीजर. ओके, हाउ दे सिलेक्टेड द टास्क, हाउ दे आइडेंटिफाई द रिस्क, हाउ दे एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, हाउ दे स्पोक टू वर्कर. रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए वर्कर से बात करेंगे, राइट. व्हाट वाज द सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट दे गेट, मैनेजमेंट से क्या क्या सपोर्ट उनको मिला है. हाउ दे हैव रिकमेंड द फर्दर कंट्रोल मेजर. जो भी एविडेंस रहेगा बेस्ड ऑन सिनेरियो पे ये क्वेश्चन मेजरली आते हैं. ओके, तो वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है. अप्रोच में क्या है, रिस्क असेसमेंट के लिए जो भी 5 स्टेप्स है वो स्टेप्स किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है वो लिखना है. और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है स्टेप 1 में आपको 4 पॉइंट मिल जाए, स्टेप 2 में एक ही पॉइंट मिले, उसमें कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है. जितना मिल रहा है उतना लिखिए. सेम क्वेश्चन आपको आते हैं कॉमिट वर्क सिस्टम में. पीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन हमने अपने पार्टिसिपेट किया था तो देखा जाएगा. कॉमिट वर्क सिस्टम में भी अगर आपको अप्रोच को लेकर क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे कंप्लीटली लाइक पार्ट 1 टू लाइक इश्यू ऑफ द परमिट टू क्लोजर ऑफ द परमिट क्या क्या स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को कैसे फुलफिल किया गया
वो चीजें इंश्योर करें। ओके, so that's the difference between those questions you have been asked for. Anything else, sir? राजकार्तिक जी, और कुछ? हाँ, question है. Anyone और किसी को कुछ queries है? And sometimes I told na that February 2022 में question which was twisted me very well, very well I had done wrong. Emergency procedure, why they practiced that, why you have to practice that, important to practice the emergency procedure. This type of questions like that is coming means we have to answer as per the scenario what is there. No need of key points and all. What is what for what purpose, as per the scenario, what is the requirement of the that emergency procedure is there, we have to explain like that according to the scenario itself we can give. No need to give technical points and all. Can you understand what I'm saying, sir? I'm Yeah, just asking you. I'm getting you. Like, your question is that how, like, why we should test the emergency procedure, right? हमें क्यों emergency procedure को test करना चाहिए, right? या repeat करना चाहिए, revise करना चाहिए? Because in the certain circumstances, scenario में evidence रहेंगे. Like, अगर इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, आपने पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी का जो क्वेश्चन था वहां पे भी देखा था आपने, अगर आपको बोल रहा है कि पॉलिसी क्यों रिवाइज करना है, अगर आपको क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट क्यों रिवाइज करना है, अगर आपको क्वेश्चन है कि इमरजेंसी अरेंजमेंट को क्यों टेस्ट करना है, तो वहां पे आप जरूर ढूंढिए कि वहां पे प्रोसेस में कुछ तो चेंजेस हुआ है, वहां पे में कुछ तो चेंजेस हुआ है, वहां पे वर्क प्लेस में कुछ तो चेंजेस हुआ है. वो सिनेरियो बिल्कुल हुआ ही रहेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन करेंगे ही. तो जो भी रीजन है इमरजेंसी अरेंजमेंट को रिप्लेस, इमरजेंसी प्रोसीजर को टेस्ट करने के लिए, वो सारे रीजन रिलेवेंट एविडेंस सिनेरियो में रहेंगे. या फिर जैसे कि सर्टेन टाइम पे शिफ्ट पैटर्न चेंज हो गया रहेगा, ओके, साइट का लोकेशन चेंज हुआ रहेगा, लोकेशन चेंज होता है तो हमें इमरजेंसी प्रोसीजर को टेस्ट करना पड़ता है, राइट? कोई नया वर्कर का ग्रुप, लाइक जैसे कॉन्ट्रैक्टर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हायर कर दिए रहेंगे, ये भी रीजन है हमें इमरजेंसी प्रोसीजर टेस्ट करने की. ओके, दैट्स व्हाट. चलो, ओके. एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं सर. नो. नो, नो. और किसी को कुछ डाउट है? सर मैंने मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है सर. कौन से बैच में? क्या आप वो 54. 54 में अपलोड? ओके, और ठीक है, मेल भी किया हूँ मैं सर आपको. ठीक है, मैं रिव्यू करूँगा. ओके, और कुछ सर, और किसी को कुछ डाउट है? ओके, ओके, देन विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक. आज के टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं ऑन एलिमेंट 4.1. तो एलिमेंट 4.1, मैंने जैसे कि बोला था, ओबी नंबर 21, which is about a large school scenario. So there has been a question on it. They have been advised the school to carry out a health and safety inspection for more frequently. So when they are deciding to inspect the school, what, like when they were deciding on the frequency of this inspection, जो inspection वो कराना चाह रहे हैं उसका जो frequency वो decide कर रहे हैं, तो what factors they should consider, किन factors को वो ध्यान में रखेंगे? क्या कोई बता सकता है हमें? to decide the frequency of inspection, which factors we should consider, कौन कौन से factors को हम consider करेंगे? Anyone? कोई बता सकता है? The factors we should consider to decide the frequency of inspection we may require at our place. हाँ, Any hazards, any incidents happened in other areas, or okay. any incidents any near misses happened at the workplace,
after investigation, corrective action, proposed corrective action is to be cross verified. In that cases, frequency of inspection we have to do, or any hazardous we have found, any corrective action plan has been proposed, action plan will be there. That it has to be corrective action is been taken care or not, we have to cross verify. For that also the frequency of inspection can be taken. This several proposals. No, these are the reason why should we inspect the workplace, but these are Yes. not the frequencies. Hmm. These are not the reason why these are not the factor. This could be a part of factor, but the statement you're saying now, it's not clarifying the factors we should consider. Are any statutory requirements, any legal requirements is there? Right, legal requirement could be the consider. Number of process, Uh, कितना process आप run कर रहे हैं. For example, if I'm running 5 to 6 departments in a site, so I should consider that कि मेरे site in my location I am running 5 sites. So according to that, I should repeat, like I should increase the frequency of my inspection. Yes, yes. Right? सर हाँ, जो इंस्पेक्शन का शेड्यूल जो रहता है सर, वो मंथली भी रहता है, या फिर कोई साइट के अंदर में कोई इक्विपमेंट मशीन अगर नया आता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। साथ ही अगर कुछ मशीन में कुछ फॉल्ट आने के बाद आफ्टर मेंटेनेंस के बाद फिर उसको इंस्पेक्शन करते हैं। डेली इंस्पेक्शन भी रहता है सर। उसके बाद से सर उसके बाद से मंथली जो रहता है, उसके बाद क्वार्टरली भी रहता है आपने इंस्पेक्शन। जो बताया वो होगा टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। आप जो बता रहे हैं वो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन है, या व्हेन वी शुड डू इंस्पेक्शन। आई एम नॉट आस्किंग कि आपको कब करना है और क्यों करना है। आई एम आस्किंग किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मैं जो है हम जो है वीकली इंस्पेक्शन करते हैं। आपने कैसे किस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया कि हम वीकली इंस्पेक्ट करेंगे? सर वो जो मशीन का जो रहेगा ना सर, उसका अगर जो भी मशीन अगर हाई फ्रिक्वेंसी बोले तो हजार्डस मशीन ही रहता है, तो उसके लिए सर डेली अपन डिफाइन करते हैं कि डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए उसका। अगर वो उससे कम हजार होने के चांसेस है तो उसको अपन मंथली पे उसको डिफाइन करते हैं। As per the टाइप्स ऑफ company. मशीनरी यूज, हम किस सर तरह के मशीनरी यूज करते हैं वो डिसाइड करता है, वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कि हम कब इंस्पेक्शन करेंगे। राइट राइट सर। आई विल मूव ऑन टू राजीव चक्रपंती इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। जी राजीव जी। उसमें अपने को मेन सर रूटीन एक्टिविटी, नॉन रूटीन एक्टिविटी जो रहेगा, जो नॉन रूटीन एक्टिविटी जब भी करता है तो आपको उस टाइम प्री इंस्पेक्शन होना जरूरी है। रूटीन एक्टिविटी तो पीरियोडिक जो इंस्पेक्शन होना चाहिए। और कुछ नया मशीन इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, नया प्रोसीजर कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसको वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन शेड्यूल बनाना है, करना है। और कुछ नया सिस्टम अपने को जैसे इम्प्लीमेंट कर देना है, एसओपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नया कुछ वर्क प्रोसीजर, कुछ टाइम शेड्यूल्स उसका चेंज होता है, तो उसको इंस्पेक्शन होना जरूरी है। और प्री इंस्पेक्शन होना जरूरी है। प्री इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन दोनों टाइप का इंस्पेक्शन होना जरूरी है, तब जाके एक कुछ व्हीकल मशीनरीज, कुछ इक्विपमेंट्स या वर्क लोकेशन जब काम करने से पहले एक बार चालू होने से पहले एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। और उसका पीरियोडिक जो मतलब एक काम होने से उसका काम कैसे चल रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो उसका जो चेकिंग है, उसका प्रोसेस सही तरह से चल रहा है कि नहीं, उसका जो अपना सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके पीरियड फॉलो चेक इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में वो काम खत्म होने के बाद, नहीं तो मशीन होने उसका एक्टिविटी होने के बाद उसका जो प्रोसेस जो बराबर हुआ है कि काम हो गया, पोस्ट बाद में का आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ वर्क इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये 3 टाइप के इंस्पेक्शन अपने करना जरूरी है। वो मे भी वो डेली बेसिस हो सकते हैं, पीरियोडिकल हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, ईयरली हो सकते हैं। वो अपना डिपेंडिंग ऑन वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा। वो हाई रिस्क एक्टिविटी है तो डेली होना चाहिए। अभी लो रिस्क एक्टिविटी है तो पीरियोडिकल, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कुछ भी हम इंस्पेक्शन शेड्यूल बना सकते हैं उसके ऊपर। और एक फिर लीगल रिक्वायरमेंट भी है। मैं एग्री करता हूँ, बट ये जो है ये फैक्टर नहीं है। आपने जो स्टेटमेंट बोला, आपने बताया कि कब इंस्पेक्ट करना है और क्यों इंस्पेक्ट करना है, राइट? क्यों, बट माय क्वेश्चन इज किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे जब आप वर्क प्लेस में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या फिर कैसे फ्रीक्वेंसी को जब डिसाइड करें इंस्पेक्शन का।
कि आपने बोला कि मैं मेंटेनेंस के बाद करूंगा, मेंटेनेंस के बाद एक इंस्पेक्शन करूंगा। ये करने के लिए आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे मेंटेनेंस के बाद इंस्पेक्शन करना है? कुछ चीजों को ध्यान में रखा होगा ना आपने, कि मैं किस हाँ, टाइप का मशीनरी यूज कर रहा हूँ कि मुझे जो इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के बाद इसका मेंटेनेंस करना है, राइट? या फिर yes, मैं किस टाइप के प्रोसेस में काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे पहले इंस्पेक्शन करना है उसके बाद काम शुरू करना है, राइट? और okay, जो लीगल गाइडलाइन है वो क्या रिकमेंड कर रहा है कि मुझे कब कब इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो हो जाता है आपका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। देन नंबर ऑफ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर एक सुपरवाइजर है और दो डिपार्टमेंट है, तो वो डिसाइड करेगा ना मेरे पास दो प्रोसेस है मुझे पता है, अभी मुझे दोनों में इंस्पेक्शन करना है, तो वो टाइम डिसाइड करेगा, शेड्यूल करेगा कि कितने टाइम गैप में दोनों जगह पे मैं इंस्पेक्शन करूं और कब कब करूं, राइट? लेवल ऑफ रिस्क, जितना ज्यादा लेवल ऑफ रिस्क रहेगा उतना ज्यादा हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, रिस्क लेवल भी डिसाइड करता है, ओके? और रिस्क असेसमेंट, कभी कभी जो रिस्क असेसमेंट में हमने आपने भी जब रिस्क असेसमेंट बनाया होगा वहां पे आपने लिखा रहेगा कि रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे हम, या फिर प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन करना है, पोस्ट इंस्पेक्शन करना है, ऐसे रेकमेंड करते हैं हम इंस्पेक्शन का, राइट? वो कैसे करते हैं? रिस्क असेसमेंट अगर रेकमेंड करता है हमें प्री प्री इंस्पेक्शन करना है या पोस्ट इंस्पेक्शन करना है, तो वो हो गया एक फैक्टर। एक रिस्क असेसमेंट हमें बताता है कि कब इंस्पेक्शन करना है। दूसरा, वनरेबल पीपल, कितने यंग वर्कर है ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल आपने आप कुछ शुरू कर, पूरा नया है, स्टाफ भी नया है, प्रोसेस भी नया है, तो क्योंकि नए वर्कर आप लाए उस टीम में, तो आपको इंस्पेक्शन करना है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद उनके एक्सपर्ट होने के बाद आप छोड़ सकते हैं। बट कुछ तो प्रोविजन रहेगा कि कम से कम 3 महीने तक 6 महीने तक आप उनको हर आधे घंटे में जाके उस साइट पे विजिट करो, या हर 1 घंटे में जाके उस एरिया में विजिट करो, कौन कैसा काम कर रहा है वो देखो, राइट? देन एक्सीडेंट इंसिडेंट हिस्ट्री, अर्लियर जो भी जितने ज्यादा एक्सीडेंट हुए रहेंगे तो आपने कोई स्टैटिस्टिक्स बनाया रहेगा, इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिफाई किया रहेगा क्या रीजन, तो उन रीजन को ध्यान में रखते हुए जो एक्सीडेंट हिस्ट्री है वो भी डिसाइड करता है कि कब आपको इंस्पेक्शन करना है। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर मतलब कौन होते हैं? आपके वर्कर हो गए। एंड एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज मैंने एलिमेंट 2.2 में भी बताया था स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि इंटरनल पार्टीज आपके वर्कर, आपके मैनेजर मैनेजमेंट। एक्सटर्नल पार्टी मतलब जो आपके सप्लायर सप्लायर है या आपके क्लाइंट, उनके डिमांड के बेस पे भी हमें फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करना रहता है। इंश्योरेंस कंपनी के कंप्लायंस के या रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से भी हमें फ्रीक्वेंसी में इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज करना रहता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट वो स्टेक होल्डर्स में ही आ जाते हैं। वर्कर यूनियन या रिप्रेजेंटेटिव का डिमांड रहेगा, जैसे कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, वर्कर्स खुश नहीं है करंट इंस्पेक्शन प्रोसेस से, तो अगर वो भी रिकमेंड करते हैं तो उसके बेस पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना पड़ता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ शिफ्ट, जितना ज्यादा शिफ्ट रहेगा उतना ज्यादा तो इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा हमें। कंपैक्ट सिनेरियो में देखा ना, उन्होंने अच्छे से हैंडओवर नहीं दिया था, मैनेजर ने साइट विजिट नहीं किया था, इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है, राइट? सो ये सारे रीजन है, ये फैक्टर्स है। बाकी जो राजीव जी और दीपक जी बोल रहे थे वो रीजन से हमें क्यों करना है, कब करना है और क्यों करना है वो आपने बताया। एक तरह से उसको आप बेनिफिट्स में यूज कर सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, क्या बेनिफिट्स होगा, ओके? बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जैसे कि हमने फर्स्ट एड में भी पढ़ा था, क्या हमने वहां पे पढ़ा कि फर्स्ट एड में क्या इक्विपमेंट देना है? हमने वो नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने के लिए। कुछ इसी तरह हम किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे री इंस्पेक्शन करने के, दैट्स व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन, ओके? तो सिनारियो में आप देखेंगे स्टैट्यूटरी चेंजेस कुछ हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट कुछ है क्या, ओके? कितने प्रोसेस है, यानी कितने कितने काम, कितना काम हो रहा है, कितने टाइप के काम हो रहे हैं, ओके? क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट कर रहे हैं उस स्कूल में, कितने वनरेबल पीपल है, एक्सीडेंट हिस्ट्री को भी ध्यान में रखेंगे स्कूल के, इंश्योरेंस कंपनी के रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, ओके? जो जो भी रिक्वायरमेंट, जो जो भी फैक्टर्स आपको मिल जाए, फैक्टर रिलेटेड एविडेंस आपको मिल जाएंगे, उन सबको आप यूज करेंगे यहाँ, ओके? यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेटर, लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क असेसमेंट सजेशन बाय फॉर द इंस्पेक्शन, प्रेजेंस ऑफ वनरेबल ग्रुप, एक्सीडेंट हिस्ट्री, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, इंश्योरेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, वर्कर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का रिक्वेस्ट, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, कितना शिफ्ट पैटर्न है, ओके? वो भी डिसाइड करते हैं कि हमें इंस्पेक्शन कब कब करना चाहिए, ओके?
ना द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इंस्पेक्शन, अगर वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करते हैं उसका बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो ये भी यहाँ पे पढ़ा था, अभी आप लोगों ने बता भी दिया बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, सो इंस्पेक्शन जो है हमारे वर्क प्लेस इंजरी इंसिडेंट इन इल हेल्थ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। ये हमने सिनारियो पॉइंट्स में पढ़ा। अभी सिनारियो में क्या करेंगे, सिनारियो में जब आप इस पॉइंट को जस्टिफाई करने जा रहे हैं, यू आइडेंटिफाई किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है या किस तरह के इंजरी हुए हैं सिनारियो, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, by conducting inspection will help to prevent accidents like so and so accident, जो भी सिनारियो में है। अगर एग्जांपल देखें तो एफएलटी सिनारियो में का ही एग्जांपल ले, अगर एफएलटी सिनारियो में हम इंस्पेक्शन करते तो क्या कर पाते, अगर इंस्पेक्शन करते वहां पे तो वी कुड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ स्लिप, लाइक स्लिप ड्यू टू स्पिलेज ऑफ ऑयल, like which lead to the accident of FLT at the site and avoid the injury like leg fracture। okay, तो हो गया सिनारियो से एविडेंस यूज। thorough examination of work and identify, record hazard and corrective action to take। Okay, conducting inspection to identify the obstacles on workway and slip over the floor due to spillage of oil, okay, which could be avoided by conducting inspection। Listen concerns of the worker and supervisor। If you recall the FLD scenario, वहाँ पे if they conduct the inspection, the supervisor could able to express the complaint as workers are complained multiple times about the workplace conditions but no action been taken by the management। वहां पे हुआ है ऐसा पहली सिनारियो में, तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। उसी तरह जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो भी पॉसिबिल पॉजिटिविटी या जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं इंस्पेक्शन को, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट मी सी, अगर हमारे पास OB21 का कुछ आंसर्स रहेगा तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे, क्लास नंबर 6। Here is it। Okay, so the things to be considered while deciding frequency of inspection at school are like number of workers, कितने वर्कर है यहाँ पे, नंबर ऑफ वनरेबल वर्कर कितने हैं यहाँ पे। ओके, लाइक कुछ वर्कर है हु वाज वर्किंग ऑन अ व्हील चेयर, कुछ प्रेग्नेंट स्पोर्ट्स टीचर है वहाँ पे। ओके, हु हेल्प द इंज्योर्ड एफएस बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड वाइल विल बी कंसिडर। नंबर ऑफ आउटसाइड वर्क, कितने आउटसाइड वर्क हो रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, लेवल ऑफ रिस्क एग्जिस्ट एट प्लेस, वैलिड रिस्क असेसमेंट, एक्सीडेंट एंड नियर मिस हिस्ट्री को कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, डिमांड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी, लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे ना। बेनिफिट्स क्या है अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, द बेनिफिट्स इज टू प्रिवेंट इंजुरी एंड इल हेल्थ एट वर्कप्लेस, prevent legal action against the organization, identify safe condition of workplace, workers consultation and participation will be increased, useful for external audit, external audit के लिए useful हो जाएगा, for routine monitoring and for use of risk assessment। okay, so these are the benefits। यहाँ पे कुछ points जो है self evaluated है। okay, using the risk assessment, routine monitoring, ये self evaluated है, आपको notes पे शायद से नहीं मिलेंगे। so that's how we could write this answer। if you all want, you could take a screenshot of it। लिया स्क्रीनशॉट।
देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रेफरेंस पर्पज में लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ OB21। ओके, इसका पॉसिबल आंसर्स को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना रिपीट प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, ये असाइनमेंट्स में आपको एलोकेट नहीं कर रहा हूँ ये वाला, जस्ट उस आंसर्स को गो थ्रू कर लेना सब अपने रेफरेंस पर्पज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन बाय HSE इंस्पेक्टर। ओके, HSE इंस्पेक्टर्स के साथ हमें क्यों इंस्पेक्शन कराना चाहिए वर्क प्लेस में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, so alignment with divisional work plan, example comprising health and safety plan, take into account relevant occupational guidance and sector plan, relate to most significant hazard known or likely to be present, focus on management of health and safety, achieve sustained compliance. Okay, it will be clear about the outcomes to be achieved. View an external authority inspection like HSE inspector may form as an extent of management compliance, the duty under Act 2005 and safety statement policy, the assessment of external which is being implemented on the ground. Response the inspector received to health and safety management questions proposed will confirm the assessment. Okay, इंस्पेक्टर जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर एम्प्लॉय को कुछ क्वेश्चन है उसको भी वो इंश्योर कराता है और उनका आंसर। देन व्हाट आर द टिपिकल कंटेंट ऑफ वर्क वाइल इंस्पेक्टिंग वर्कप्लेस, क्या टिपिकल कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं जब आप टिपिकल चीजों को हम क्या मेजरली किन चीजों को ध्यान में रखते हैं जब वर्कप्लेस में इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी, हाउसकीपिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज, ट्रैफिक रूल, केमिकल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वेलफेयर फैसिलिटी, लीगल कंप्लायंस। ये कुछ टिपिकल कंटेंट है जिसको हम ध्यान में रखते हैं। इससे भी ज्यादा हो सकता है बट वो वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और क्या क्या कंटेंट होते हैं, बट ये जो है कुछ माइनर चीजें जो हर जगह यूज होता है, जैसे कि फायर सेफ्टी मेजर को हर जगह हम इंस्पेक्शन के दौरान इंश्योर करते हैं, हाउसकीपिंग जैसा है वो इंश्योर करते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को भी इंश्योर करते हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या है उसको भी इंश्योर करते हैं, केमिकल सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं, मशीनरी सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं, वेलफेयर फैसिलिटी, लीगल कंप्लायंस में सबको इंश्योर कराते हैं। ओके, नाउ चेकलिस्ट, व्हाट इज चेकलिस्ट? Checklist is a type of job aid which is used to reduce the failure by compensation for potential limit of human memory and attention. It's used in audit, inspection, investigation, performance monitoring, हर जगह पे यूज होता है। Used to identify unsafe act, condition and behavior. Okay, unsafe act, condition and behavior को identify करने में मदद करता है। Okay, so here are the benefits being explained. It ensures all point of are covers, all health and safety points are covered. ये जो है यूज एज ए रिटर्न रिकॉर्ड, हमारे लिए रिटर्न रिकॉर्ड के तौर पे यूज हो जाता है। प्रोडक्टिवली इंप्रूव, लाइक क्विक एंड फास्टर अप्रोच है हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करने के। प्रोवाइड एन इमीडिएट रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग, तो सेव टाइम। allow prior preparation and planning so that inspection can be structured and systematic inspection के लिए ये जो है प्लानिंग, प्रायर फेज पे प्लानिंग और प्रिपरेशन के तौर पे यूज होता है। Great efficiency, efficient approach, reduce the chances that important area issues may be dismissed. Enable a consistent approach by those carry out the inspection. Okay, जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके लिए consistent approach के तौर पे यूज होता है। Provide a easy method for comparison, comparison के लिए एक easy method के तौर पे यूज होता है। Customize and tailor-made approach for particular business and industry, particular business and industry के लिए ये tailor-made approach है। It helps to evaluate for identify trends and pattern of accident. Trends and pattern of accident को identify करने में मदद करता है। Uniformity approach can be easily controlled by version control. It allow less competent people to do inspection or audit. कोई less competent रहेगा या नया वर्कर रहेगा, उनका अगर हम चेकलिस्ट देते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है वर्क प्लेस इंस्पेक्ट करने के। एंड reduce the chances of error, एरर के जो संभावना है, एरर के जो चांसेस है उसको रिड्यूस करता है। Okay, so these are the benefits what we get by when implementing checklist report. Okay, so there is a question in OB number 4. OB number 4 सबने पढ़ा है, हमने 2 बार रिवाइज कर लिया, उसका PTW के दौरान भी हमने पढ़ा है, राइट? PSC सिनेरियो OB number 4 पढ़ा है। So I'll do one thing, I'll conduct a breakout room, एक breakout room कंडक्ट करता हूँ। उस पर आप लोग क्या करेंगे,
दो डिफरेंट ग्रुप में रहेंगे और आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चेकलिस्ट फॉर क्रिटिकल बिहेवियरल ड्यूरिंग बिहेवियरल सिक्योरिटी, बीएसए के दौरान। ओके, क्या बेनिफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को बीएसए के दौरान, वो बेनिफिट्स आपको लिखेंगे। एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेल एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। सिनेरियो से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए आपको जो है, आप जो है आंसर्स दे सकते हैं। ओके, सो आर यू रेडी टू मूव ऑन विद द ब्रेकआउट रूम? हाँ जी। सॉरी सर। सर विच यस सर, सिनेरियो सर? सिनेरियो ओवी नंबर 4, फूड ओनली नंबर। मैन्युफैक्चरिंग। इसके रिलेटेड मैंने असाइनमेंट भी दिया था, परमिट टू पीटीडब्ल्यू का असाइनमेंट एक दिया था, इफेक्टिवनेस ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, राइट? सो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आई एम रिलीजिंग द ब्रेकआउट रूम, यू ऑल शुड पार्टिसिपेट। 12 लर्नर्स है। और कोई भी ब्रेकआउट रूम से बाहर जाएगा, ब्रेकआउट रूम हो रहा है करके कोई भी बाहर जाएगा, तो उनका तो मैं रिपोर्ट दे ही दूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दोस थिंग्स। ये जो चीजें, कुछ लर्नर्स होते हैं ब्रेकआउट रूम के दौरान बाहर चले जाते हैं, बाद में बाहर के हुए रहते हैं। Okay, ऐसा कोई मत करना। ब्रेकआउट रूम सबके लिए ओपन कर दिया, सब लोग ज्वाइन करेंगे। अंकुर जी ब्रेकआउट रूम में पार्टिसिपेट करेंगे, हीरालाल यादव, प्राणक कृष्ण मोहंत जी।
हाँ सो सर, सॉरी सर, मेरा नेट नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं आउट हो गया सर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप मैं से। अभी ब्रेकआउट रूम बंद भी कर रहा हूँ, अभी क्लोज कर रहा हूँ ब्रेकआउट रूम। ओके सर। सब लोग आ जाएंगे अभी 34 सेकंड में। मैंने पॉसिबल आंसर शेयर किया, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, राइट? क्योंकि आप लोग ने देखा कि आप देखो लोग सर। सिनेरियो लाइव क्लासेस में पढ़ रहे थे, राइट? तो आप लोगों को नहीं, शायद से उतना पॉइंट हम नहीं मिला रहेगा। कितना पॉइंट मिला था? सर 5 पॉइंट मिला था सर। एक जो है, वर्कर्स जो चेकलिस्ट यूज कर रहे थे कि प्रीवियस इंसिडेंट के बारे में पता चल पाएगा कि यंग वर्कर से, जो वॉलंटरी पार्टिसिपेट से, मदर से, ताकि हम्म। ये बीएस ऑडिट के इन्वॉल्व हुआ था। और उसके बाद में 2-3 पॉइंट और भी मिला था सर। Okay, fine, no issue. I feel that you have collectively identified major points, but still I'll remind you what are the points we could use, what are the answers we could draft. The benefits of using checklist for improving health and safety during behavioral safety audit. Okay, BSA के दौरान हम अगर checklist use करते तो what will be the benefit? So first of all, it will ensure all points have been covered. What are the points? Like unsafe behavior, general workplace activity, past accident and incident events, those should be considered. ये ensure करता है. It will use as a written form, एक written record के तौर पे हम इसको use कर सकते हैं. Like ये जो है as a evidence भी हमारे पास future में use हो सकता है. Okay. Utilize data to take corrective action. The written form of checklist will help to valuable observation result at hand and able to take corrective action to minimize human error in during manufacturing site, through which worker will achieve more consistent result. Or somehow it's a faster and quicker Sir, quicker. I have a question. हाँ जी Is बताइए. is a checklist is the मतलब क्या चेकलिस्ट एक मैनेज करने के लिए हेल्थ एंड ये पार्टिकुलर के ऊपर है कि सेफ्टी के लिए ये हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है. आई एम नॉट गेटिंग यू, आप एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं? चेकलिस्ट मैंडेटरी है या चेकलिस्ट हेल्पफुल है? क्वेश्चन क्या है? हिरजी पांडे जी, माइट बी सम नेटवर्क इशू, वो डिस्कनेक्ट हो गया, बट स्टिल बता दूं, चेकलिस्ट जो है हर जगहों के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो है हमारा वर्किंग प्रोसेस को इजी कर लेता है. कभी भी हम चेकलिस्ट डेवलप करते हैं तो वर्किंग प्रोसेस जो है उसको वो इजी कर लेता है. ओके. ऑर्गेनाइजेशन का हर हर किसी का अपना अपना मोड होता है कि वो कैसे रिकॉर्ड करे किसी भी तरह का इंस्पेक्शन, ऑडिट या जो भी प्रोसेस रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम क्विकली टास्क को कंप्लीट कर सके. इसलिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं. और चेकलिस्ट हमेशा टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहता है. ऐसा नहीं कि एक ही चेकलिस्ट हम सालों तक यूज करें, वो अपग्रेड होते रहता है, जैसे कि सिस्टम चेंजेस, बाकी सब चीजों के लिए. बट इसके कुछ लूप फॉल्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, कि चेकलिस्ट के कुछ लिमिटेशंस भी है. क्योंकि चेकलिस्ट हर चीज को कवर नहीं कर पाएगी. क्योंकि एक बार बना के आप छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे क्या परिवर्तन होता है क्या हमको पता चलता है कभी? राइट. कभी भी तो चेकलिस्ट हर हमेशा पूरा कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा कंप्लीटली लिस्ट को, बट ये एक यूनिफॉर्मिटी रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहता है, ताकि आप क्विकली टास्क को कंप्लीट कर सके. अगर कुछ नया आइडेंटिफाई हुआ तो बिल्कुल चेकलिस्ट में, हर एक चेकलिस्ट में एक रिमार्क पोर्शन रहता है. पता नहीं आप लोग रखते कि नहीं रखते होंगे. हम जब चेकलिस्ट यूज करते थे हम उसमें रिमार्क रखते थे, एक पार्ट ऑफ अ रेगुलर एक्टिविटी. उसके अलावा अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है तो उसको हम रिमार्क में लिखते हैं, राइट? चेकलिस्ट में हमेशा ऐसा होता है, चेकलिस्ट में होता है ये चीज कि हम जो है होता है। हमारे चेकलिस्ट क्राइटेरिया उसको चेक करने के बाद एक रिमार्क पोर्शन हमारा बहुत लार्ज रहता था, 1 पेज का रिमार्क पोर्शन ही छोड़ते थे हम. ओके. और चेकलिस्ट भी होता था. तो वन फ्रंट में हमारा चेकलिस्ट क्राइटेरिया रहा, दूसरे पोर्शन में रिमार्क पोर्शन रहते हैं या फीडबैक रहते थे. जो भी रिमार्क है पार्ट ऑफ योर चेकलिस्ट क्राइटेरिया उसको हम अलग से नोट करते हैं. यस, चेकलिस्ट कुड बी यूजफुल, कुछ जगहों पे मैंडेटरी तौर पे यूज करते हैं और कहीं पे तो सेल्फ डिफाइन नोटेड नोट से, या अभी तो टेक्नोलॉजी एडेड हो गए, सब लोग चेकलिस्ट टैब में भी मेंटेन कर लेते हैं. ओके. हाईटेक अगर इंडस्ट्रीज में जाओगे, जैसे कि हमारे रिफाइनरी या जो भी
ज्यादा हजारों प्लेसेस है, वहां पे वो अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर हर कोई ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, पेपर वर्क से ज्यादा उससे उस पर बिलीव करने लगे। ये चेकलिस्ट यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट इज प्रायर प्रिपरेशन, क्योंकि चेकलिस्ट हम पहले बना के रखते हैं, एक प्रायर प्रिपरेशन के तौर पे यूज होता है। By conducting weekly feedback meeting with the worker in each department, the inspection can be structured and systematic way will help to with the help of checklist। ओके, चेकलिस्ट के हेल्प से हम जो है अगर कोई वीकली मीटिंग वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें अगर चेकलिस्ट बना लिए कि मीटिंग में व्हाट आर द पॉइंट्स या एजेंडास वी विल डिस्कस। अभी देखिए, मैं जब आपका क्लास शुरू करता हूँ, मैं एक एजेंडा रिलीज करता हूँ हमेशा, राइट। उससे मुझे ये क्लियर होता है मैंने आज प्रॉमिस किया था ये टॉपिक्स में कवर करूंगा, क्या मैंने इसको कवर किया। और साथ ही साथ अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसको कि मैं समरी में पोस्ट करता हूँ, राइट। तो चेकलिस्ट मेरा हो गया प्री प्रिपरेशन, समरी मेरा हो गया प्रिपरेशन के साथ कुछ और रिमार्क्स, यानी कि जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, क्वेश्चन आंसर करता हूँ, दूसरा कुछ क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देता हूँ, वो चीजें भी डालता हूँ। तो समरी हो गया मेरा आउटपुट। ओके, सो दैट्स हाउ आप ऑर्गेनाइजेशन में जब चेकलिस्ट यूज करते हैं, ये मीटिंग के लिए क्यों यूजफुल होता है। तो जब आप मीटिंग कंडक्ट कराने वाले करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन कमिटी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो पहले से हमारे पास इंस्ट्रक्शन, हम जो है कम्युनिकेशन के दौरान भी पढ़े थे, मीटिंग शुरू होने से पहले आपके पास एजेंडा होना चाहिए ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू डिस्कस। आप किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले, वो एजेंडा होना चाहिए, राइट। नहीं तो अदरवाइज दैट मीटिंग बिकम इनवैलिड, वो इफेक्टिव नहीं रहे। उसी तरह चेकलिस्ट जो है, हम मीटिंग का एजेंडा जो है उसका चेकलिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद उन एजेंडा को डिस्कस करने के बाद वी कुड आर ऑन फ्यू थिंग्स इफ समथिंग आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, सो चेकलिस्ट जो एक स्ट्रक्चर वे बनाता है आपको कमेटी मीटिंग में कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, इफेक्टिव efficient approach inside workers are behave unsafely. Try to establish why they behave that way, the discussion with their concern, what can be done, changes lead to motivate the worker, each respective manufacturing department. Enable to consistent approach checklist is a common to all manufacturing department to carry out daily BSA inspection to improve in the performance. Easy method for comparison. It is as it is a common for all respective manufacturing department. So it is quite easy to compare the critical behavior of the worker having standardized list of required steps, developing usually for the repetitive tasks in the manufacturing sector. And it's a customized and tailor-made approach by customized checklist helps in evaluate and identify trends and pattern of improving particular business. Okay. Then uniformity checklist जो है हर डिपार्टमेंट के लिए यूनिफॉर्मिटी लाता है। ओके, और साथ ही साथ लेस कॉम्पिटेंट वर्कर को इंस्पेक्शन करने के लिए आपको अलाउ करता है। ओके, बट यहाँ पे ये जो आंसर है, ये मोड ऑफ ड्राफ्टिंग सही है, बट मेजर जगहों पे आपको यहाँ पे एविडेंस उतना इफेक्टिवली नहीं यूज किया गया। आप लोग भी शायद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेजर स्टेटमेंट्स जनरल है। ओके, तो इन जनरल स्टेटमेंट्स को आपको जो सिनेरियो से लिंक कराना है, इट्स ए पॉसिबल आंसर, इट कुड बी अ मोड ऑफ आंसर, हाउ यू कुड लाइक मोड ऑफ ड्राफ्टिंग यहाँ पे डिफाइन किया है, बट एक्चुअल एविडेंस क्या होना है, आपको सिनेरियो पढ़ने के बाद उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट रिएक्टिव मॉनिटरिंग। अभी हमने जो भी पोर्शन पढ़ा दैट्स ऑल अबाउट एक्टिव मॉनिटरिंग। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ओके, सो रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है? रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग दैट मेजर्स द फेलियर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आफ्टर इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट होने के बाद फेलियर का जो स्टैंडर्ड्स था, क्या परफॉर्मेंस फेलियर था, क्या रीजन था फेलियर का, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। Okay, reactive method monitoring evidence for poor health and safety practitioner, but can also identify better practice that may be transferred to other part of the business. Reactive monitoring में जो है, यहाँ पे जिस प्लेस में एक्सीडेंट हुआ उसके इनफेक्टिवनेस को या लैकिंग्स को आइडेंटिफाई करता है, साथ ही ट्रांसफर करता है अदर बिजनेस या डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि अदर सेक्शंस को, कि हम क्या क्या स्टेप्स ले ताकि सेम इवेंट इस जगह पे भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है एक डिपार्टमेंट आपका वेल्डिंग का है, ओके, और एक डिपार्टमेंट है गैस कटिंग का। कोई ऐसा रीजन जिसके वजह से जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट है वहां पे फायर हुआ,
फायर हुआ। तो जो रीजन था फायर के वजह से, जब आपने इसके प्रिकॉशंस आइडेंटिफाई किया और आपको पता है कि जो कटिंग का एरिया है वहां पे भी फायर हो सकता है, तो जो प्रिकॉशंस आपने यहाँ पे लिया, सेम प्रिकॉशंस आप यहाँ पे भी ऐड कर देंगे ताकि फ्यूचर में यहाँ पे फायर एक्सपोजर ना हो। ओके, दैट्स व्हाट द बेनिफिट्स वी कुड गेट फॉर द रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सेम इन द बिजनेस, लाइक एक प्लांट में फायर एक्सपोजर हो तो दूसरे प्लांट में उस रीजन की वजह से फायर एक्सपोजर ना हो, उसके लिए इन एडवांस हम प्रिकॉशन दे सकते। ओके, दैट्स व्हाट द बेनिफिट्स विल गेट। So reactive monitoring measure including the way or the method how we could conduct the reactive monitoring measure. जैसे कि accident report, immediately accident report करना, investigating accident and incident, monitor the access of ill health and sickness absenteeism record, review of all ill health and sickness record, collect, analyze the trends and pattern of the accident. Okay, so these are the measures which ensures the reactive monitoring. Now the importance of reactive monitoring. Reactive monitoring का importance क्या है? Action can be taken only after accident has happened. Okay, accident होने के बाद ही हम reactive monitoring measure को use कर सकते हैं. Okay, so reactive monitoring measure basically deals with things that went wrong. क्या गलत हुआ है उसको वो identify कर. Okay, reactive monitoring measure is analytic view of all performance indicators. Reactive monitoring highlights the area of concern. It measures the failure, collect the data over a period of accident, incident, or ill health, other unwanted event and situation. It discover the trends and pattern of the organization's accident. Accident के जो patterns है या trends है उसको analyze करता है. Okay. So reactive monitoring measure कैसे work करता है? After the accident, you have investigated, collect the data, how accident was held at place, analyze the data, data analyze क्या था? We get the output and we identify the trends and pattern of that. And we get the conclusion, what was the reason behind accident. Then we recommend what further control measure we could recommend and avoid recurrence of the accident. हम क्या further control measure use कर सकते हैं accident को control करने के लिए, वो हम recommend करते हैं. तो यहाँ जो investigation से शुरू करके what do you say, identify the pattern of accident, those were the part of your reactive monitoring measure. Okay. Now, what will be the importance of reactive monitoring measure? इसका importance क्या है? इसके benefits indirectly आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके benefits क्या? So first of all, it help to identify failure. अगर कोई भी accident या incident हुआ है उसके पीछे का failure क्या उसको identify करने में मदद करता है. Why are they happening? Accident क्यों हुआ? Nature of failure किस तरह का failure था? How serious आते हैं, जो भी इंजर हुए हैं वो कितने सीरियस है वो आइडेंटिफाई कराता है. What are the potential consequences? क्या potential consequences? What are the reasons for failure? Failure के क्या reason थे? What are the costs? Like how it would have been impact on the business? What improvement in health and safety management system required? Health and safety management system में क्या improvement required? How all above points vary with the time? वक्त के हिसाब से points कैसे vary करते? The organization is getting worst or best in practicing it. उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. These are the importance of reactive monitoring. Okay. Now, जब हम while conducting reactive monitoring measure, what type of data, किस तरह के data हम collect करते हैं? As per ILO OSS 2001, element 3.11.7, reactive monitoring measure include the identification of reports and investigation of accident, incident rate, absenteeism data, ill health records, staff turnover rate, level of compliance, enforcement actions, complaints about working condition, medical costs, civil compensation claim, damage of property, deficiency, health and safety performance, OSHA management system failure, workers rehabilitation, health respiratory programs. Okay, so those were the data collection measures. Okay, so difference between active and reactive monitoring measure. Difference क्या है? So active monitoring of the workplace is like where you identify the unsafe condition, direct observation of worker for unsafe act, meeting management and worker discover any problem. Okay, like accident होने से पहले क्या possible problem हो सकते हैं वो discover किया जाता है. Checking documents such as maintenance record, near miss record, insurance report. Undertake workplace inspection like sampling, survey, tour and all.
जबकि what is this reactive monitoring? Reactive monitoring measure majorly review the accident and ill health report. Okay, review of policy procedure, review of compensation claim, review of complaints from the workforce and member of public, review of procedure following enforcement report and notice. Okay, so these are the difference between active monitoring measure and reactive monitoring measure. Now here is the question relate to it. In FLT scenario, you have invited the overall store warehouse manager for health and safety management. So based on evidence from the scenario only, comment on how organization coping in following area. Organization in areas में कैसे काम कर रहा है, like how they are connecting the active monitoring measure and active monitoring measure. Okay, I'll show you the answer of FLT scenario as well. It's a 10 to B, right? Yeah. So in the reactive monitoring, active monitoring measure, like accident ना हो उसके लिए इन्होंने क्या स्टेप किए थे, या जैसे कि organization has several risk assessment, इन्होंने several risk assessment था, okay, but they have recorded injuries over here which are positive, but does not appear to have evidence how many risks have been reviewed. But यहाँ पे evidence नहीं था कि कितने risk review हुए हैं. How many control measures have been exercised because of risk assessment. Risk assessment की वजह से क्या control measure दिया गया है वो recorded नहीं था. So here the active monitoring becomes ineffective. No reactive monitoring measure. There is no way to carry out reactive because there is no detail of accidents or near miss record. Although injury have been recorded, it is difficult to analyze trends, competency of complete incident, investigation, important action to prevent future accident. Here they have failed to conduct reactive and active monitoring measure. Now same relevant question is there from OV number 6. Okay, reactive monitoring measure that gives cause of concern based on scenario only. Comment the result of reactive monitoring measure, the company that should cause to concern. कंपनी के रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेजर्स के ऊपर कमेंट कीजिए, ओके, जिसको कि हमें कंसर्न करना चाहिए, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. लेट मी शो यू दैट आंसर. Okay, so task number 8. Okay. So reactive monitoring measure which could cause to concern, जैसे कि high level of staff turnover per porter, frequently workers जो यहाँ पे रिटायर होते जा रहे हैं, तो वो डेटा हमें ध्यान में रखना है, उस डेटा को ज्यादा डिस्कस करेंगे. is a cause of concern as the porter about their working condition. This will decrease the morale of existing porter. Non-fulfillment of vacancy. Several job positions were vacant for porters and workers. Will feel stress and will lead to accident. Increase in short-term sickness absenteeism both driver and porter are cause of concern as it will be impact on the productivity of the warehouse. It will lead to more sick leaves. Number of and type of major injuries. As a porter, they got a fracture in ankle, driver broke his wrist, another driver broke his wrist in serious case of concern, and it will bring additional financial burden on high insurance premium and compensation. Number of workers got admitted in the hospital. Okay, accident के बाद कितने worker hospital में admit हुए. Number of enforcement action taken, कितने enforcement action taken हुए हैं. Previous accident record, previous investigation report outcome, previous lesson learning, number of civil claims. तो ये सारे factors जो है accident के बाद इन सारी चीजों को analyze किया जाता है to measure the reason behind the accident or pattern of action, so that we could recommend further control to prevent reoccurrence of the accident. Okay, so I'll share these two possible answer of OB number 1 and OB number 6. मेजरली पॉसिबल आंसर आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ, उसको यूज कर लेना रेफरेंस के तौर पे. ओके, सबको कलेक्टिवली रखना, किसी एक को भी मिस करेंगे तो बाद में आपको पॉसिबल आंसर पाने में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है.
और एक वो भी नंबर 5 भी शेयर कर लेता हूँ, वो ज्यादा यूजफुल है सबके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं क्या सर? आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हाँ ओके। मिला। बस मिल गया सर। ये कुछ पॉसिबल आंसर, देखिए ये जो भी यस। आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये मोड ऑफ राइट बता रहे हैं, ओके। ये सारे आंसर करेक्ट नहीं है, बट उस आंसर्स को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। इसको करेक्ट समझ के यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना कोई भी। यहाँ पे एविडेंस में भी डेफिशिएंसी है इन आंसर्स में, कुछ कुछ जगह पे एविडेंस में भी डेफिशिएंसी है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ चेकलिस्ट में, वहां पे मैंने बहुत सारी जगह पे आइडेंटिफाई किया एविडेंस में डेफिशिएंसी है, ओके। सो टाइम टू टाइम डिमांड चेंज होते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे पास पेपर्स है, ओके। कुछ पेपर डिस्टिंक्शन है और कुछ पेपर्स पास पेपर है, ओके। तो देखेंगे जहाँ पे पी प्रिंसिपल फॉलोड है, मोड ऑफ राइटिंग आपको इफेक्टिव लग रहा है, उसका आप यूज कीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे दिया पॉसिबल आंसर, नॉट द परफेक्ट आंसर, ओके। नाउ सर नेक्स्ट। हाँ जी। ये पीई प्रिंसिपल में हम्म फर्स्ट जो है टेक्निकल पॉइंट जो कि एविडेंस से ही हमको मैच करता हुआ मिलेगा, हम्म उससे हमने उसको एविडेंस से हमने कलेक्ट कर लिया। फॉर हम्म सेकंड एविडेंस जो हम्म सेंटेंस मेकिंग है उसमें हमने सबसे फर्स्ट जो है सिनेरियो से जो एविडेंस मिल रहा है उसको ही हमको रखना है, हम्म, उसके हाँ। बाद उसका एक्सप्लेनेशन है ना। लाइक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। लाइक रिस्क असेसमेंट रिव्यूइंग के लिए है ना, अगर हम्म कोई एक पॉइंट है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से रिस्क असेसमेंट रिव्यू होना चाहिए, तो हम्म फर्स्ट जो है रिव्यूइंग द रिस्क असेसमेंट के लिए जो पॉइंट हो जाएगा हमारा टेक्निकल, वो एक्सीडेंट इंसिडेंट केस या ऐसा करके कुछ ऐसा आफ्टर द एक एक्सीडेंट। पॉइंट हो जाएगा। आफ्टर द एक्सीडेंट। आफ्टर द एक्सीडेंट देन हम्म वो एविडेंस में कोई अगर नियर मिसेस घटा है या कुछ भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ है तो उसको हमको डालना पड़ेगा, उसके बाद जी एक्सप्लेनेशन रहेगा। जी। लाइक एविडेंस मिल गया तो एविडेंस को अलाइन करते हुए एक्सप्लेनेशन देंगे ना। यस सर। हम्म ऐसा ऐसा नहीं है ना सर कि फर्स्ट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे लास्ट में एविडेंस के साथ में उसको। नहीं नहीं, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको एविडेंस देना है ना। एक्सप्लेनेशन अलग से लिखेंगे, एविडेंस अलग से लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ओके मैं ओके। आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मुझे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ पढ़ा रहा हूँ, काम है। और आप हो मेरे साथ, लाइक आप मेरे लर्नर हो, ओके। तो मैं ऐसा थोड़ी लिख सकता हूँ, पढ़ा रहा हूँ दुर्गेश कुमार। यस क्या सर। वो एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? नो, आई एम गाइडिंग हम्म मिस्टर दुर्गेश कुमार ऑन निबोस आईजीसी टॉपिक। ये हो गया एक्यूरेटेड, तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, मेरा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड हुआ, एविडेंस से आप यस में। सर। दैट्स द थिंग, ऐसा नहीं है कि पॉइंट दिया तो पहले पॉइंट लिख दिया, बाद में एविडेंस को लिख दिया, बाद में एक्सप्लेनेशन को लिखा, तो वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा ना आपका। कोई भी चीज यस किससे सर। मैच नहीं होगा। वो बोलेगा कि स्कूल का बच्चा लिखा, वो भी अच्छा लिखता है ऐसा बोलेगा। हाँ ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ऑन लेसन लर्न, ओके। सो व्हाई लेसन शुड बी लर्न, ये मोस्ट मेजरली लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। लेसन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आउटपुट है लेसन लर्न, ओके। इट्स नॉट एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं है। लेसन लर्निंग इन्वेस्टिगेशन का आउटपुट है, ओके। लाइक एक्सीडेंट हुआ, आपने इन्वेस्टिगेट किया, उससे क्या आउटपुट मिला, आपको क्या सीखने मिला, वो होता है लेसन लर्निंग, ओके। सो एक्शन हैव बीन टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट एंड दैट पब्लिश इंटरनली एज अ लेसन लर्न, ओके। एक इंसिडेंट हुआ, आपने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद आपने क्या एक्शंस लिया, ओके। वो जब हम पब्लिश करते हैं इन रिटन फॉर्म, उसका हम लेसन लर्निंग। इट शोज अ कंपनीज कमिटमेंट टू improve, it allow improvement to be made and reduce number of workers को reduce sorry number of incidents. So how the lesson learning get developed? So first of all, any kind of accident or incident being held at a place, okay, then it getting reported, report किया जाता है, then it started investigation start किया जाता है, उसके बाद we develop incident अलग, एक रिपोर्ट बनाया जाता है, इंसिडेंट अलग डेवलप किया जाता है, ओके। लाइक रीजन क्या था इंसिडेंट पीछे,
उसके बाद उसको डिसिमिनेट किया जाता है, डिसिमिनेट मतलब सबसे कम्युनिकेट किया जाता है, देन कंटेक्चुअलाइज किया जाता है, लाइक कम्युनिकेट करने के बाद अभी उसको रिटर्न फॉर्म में एक रिकॉर्ड, परफेक्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है, देन उसको उस एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी रिकमेंडेशन हो। तो जो कंटेक्चुअलाइज हुआ, जो रिपोर्ट कंटेक्चुअलाइज हुआ, उसको हम लेसन लर्निंग रिकॉर्ड बने बोलेंगे, और जो कंटेंट उसके अंदर है वो हमारे लिए लेसन लर्निंग होगा। ओके। भी नियर मिसेस हो जाता है तो भी तो लेसन लर्न होगा ना सर? जी बिल्कुल, इसलिए तो बताया पहले शुरू में, इंसिडेंट और नियर मिसेस, राइट। नाउ व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम ए एडवर्स इवेंट, कोई एडवर्स इवेंट यानी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो क्या लर्निंग क्या होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन लर्निंग of incident. When incident occur, they arise awareness and understanding things that went wrong and perhaps can go wrong, क्या गलत हुआ है और क्या गलत हो सकता है। Learning help about the causes of accident, sequence of the event and near misses that have already happened in order to prevent reoccurrence. Experience of previous incident are translated into preventive measures at time. Organization can prevent incidents in future and trains for the repressive action at that time. Knowledge from the incident allow comparison with own situation and system, खुद के सिचुएशन एंड सिस्टम के साथ क्या लैकिंग है उसको कंपेयर करने में मदद करता है। प्रीवियस एक्सीडेंट लर्निंग एनेबल यू टू जनरेट creative solution, take time to prioritize the business. Okay, the accident investigation should be used to be generated, I recommend, but should be used to generate safety awareness, help to access that how incident issue vary with the time and the organization getting better or worse to control that. Okay, those were the benefits of learning lesson from any adverse event. So why we should learn lesson from adverse event? So what, like ये ऐसा भी हो सकता है जब क्वेश्चन आपका आता है, the benefits of learning lesson from accident. Okay, it helps to reduce number of accident, identify organization vulnerabilities. Organization vulnerabilities क्या होता है? The defects or lacking of organization. Helps to meet the compliance like developing management arrangement, rules, procedure, instruction. Helps to identify root causes and underlying causes of management. Okay, accident. Cause help to identify human error or failure. Help to raise awareness and understanding of things. Provide information that can be quickly acted upon. Help to identify the hazards to avoid reoccurrence. It helps to prevent the repeat of accident. Improve changes of safety program. It helps to improve changes to policy, procedures, system, and rules. Allow preventive action before hazard manifests. Identify future requirement and needs for the repressive action at that time. Comparison with the own situation and system. Helps to generate creative solution that take time to prioritize the measure. Help to access that organization getting better or worse to control that. Improve or influence constructive problem solving evaluation. Allow for the continuous improvement. Its needs for the more effective supervision, more number of inspection and audit. Increase system credibility. Able to implement best practices. Identify the need of training. Help to improve the changes of equipment and design. Measure effectiveness of control system. It measures what went might go wrong or why. तो क्या गलत हुआ या कैसे गलत है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ओके, these are the reason why we should learn the lesson from any adversity. Okay, so there is a question on OB number 8, recycle use center हमने पढ़ा है, राइट? आपको अर्ली क्लासेस में डिस्कस हुआ था, एक बार हुआ था ना सर, साइनेजेस को लेकर, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, रोड यस का सर, यस सर, ऐसे यार। वन वे चाइनीज वन को वे लेकर कैसे। के हुआ था सर। तो यहाँ पे रिलेवेंट क्वेश्चन OB नंबर 2 और OB नंबर 8 पे भी आ चुके हैं। ओके, मैं वो शेयर कर देता हूँ आप लोग।
आपको आंसर्स मिल गए होंगे, पॉसिबल आंसर्स मिल गए होंगे। हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर। तो जस्ट गो थ्रू दैट, उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या है, और वो भी जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे। आई विल ओपन द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ताकि आपको आंसर समझने में इजी होगा। Here it is. What specific reason are there for recycle news center to learn from this incident? यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, ओके, तो व्हाट स्पेसिफिक, क्या रीजन है व्हाई दे शुड लर्न लेसन फ्रॉम द, उन्हें इंसिडेंट से लेसन लर्निंग क्यों करना चाहिए। ओके, अभी उन्हीं टॉपिक को हमने कवर किया अभी थोड़ी देर पहले कि व्हाट आर द बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स है लेसन लर्निंग का, सिनारियो के हिसाब से एविडेंस को कलेक्ट करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। पॉसिबल आंसर शेयर कर दिया आप लोगों को, जस्ट सिंपली हैव टू गो थ्रू इट, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर कुछ क्वेरीज डाउट रहेगा मुझे कल पूछ लेंगे, ओके। आज मैं असाइनमेंट रिलीज करने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों को ज्यादा टास्क नहीं दे रहा, जस्ट ये बोल दे रहा हूँ आपको, जो है पॉसिबल आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, बेटर रहेगा। वी आर टू क्लोज टू एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, स्टे ऑनलाइन। So now the difference between active monitoring and reactive monitoring measures. Reactive and active monitoring measures के बीच में difference क्या है? Okay. So first देखते हैं react the leading indicator, lagging indicator. What are the difference between them? The approach of leading indicator is to it's active monitoring approach, like to avoid any accident, and lag indicator to prevent reoccurrence. While it's actionable, predictive and relevant to objective. यानी कि यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर में वी आर प्रेडिक्ट की क्या पॉसिबल एक्सीडेंट्स है, जबकि लैगिंग इंडिकेटर इज अ रेट्रोस्कोपिक फोकस ऑन पास्ट प्रीवियस बिहेवियर्स और इंसिडेंट। ये जो है पास्ट इंसिडेंट्स को मेजर करता है। आइडेंटिफाई हैजार्ड बिफोर एक्सीडेंट एंड इट आइडेंटिफाई हैजार्ड्स आफ्टर एक्सीडेंट। अलाउ प्रिवेंटिव एक्शन बिफोर हैजार्ड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड इट एन एक्सीडेंट। कोई भी हैजार्ड एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होने से पहले ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे यूज होता है, जबकि lagging indicator require corrective action to prevent another accident. Allow response to change circumstances through implementing control measure before each. While lagging indicator indicates that the circumstances have changed, require control measure to be implemented after incident. Measure effectiveness of control measure, while lagging indicator measures failure of control system. Lagging indicator measure input of condition, while lagging indicator measure the outcomes. Direct towards influence one to outcome and always from the unwanted outcome. Leading indicator gives indication of system condition. Measure what might go wrong and why. क्या गलत हो सकता है उसको measure करता है. Provide proactive monitoring to desired state. Are useful for internal tracking of performance. Identify weakness through risk control measure. Are challenging to identify the measure. Evolve as organizational lead and change. While lagging indicator measures the current outcomes without influence, measure the system failure, measure what has gone wrong, provide reactive monitoring to undesired effects, can be useful for external benchmarking, identify a weakness through incident, are easy to identify and measure, a static and measurable past incident. Okay, so these are the difference between lagging indicator and leading indicator. So that's how we are completing element 4.1 based on performance monitoring, sorry, active and reactive monitoring. If you all have any doubt on active or reactive monitoring, lagging indicator and leading indicator, you could unmute yourself and ask your query. हाँ जी, अगर आपको कुछ डाउट है लैगिंग इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर को लेकर, रिएक्टिव या एक्टिव मॉनिटरिंग को लेकर, आप लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं।
सर जो नियर मिस सर जो होता है नियर मिस के सर लिए सर नियर मिस जो रहता है सर, उसको अपन कभी कभी जैसे हमारे साइट में उसको लीडिंग में उसको ऐड किया जाता है अपन। हम्म तो वो एक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच हो गया आपका, लीडिंग इंडिकेटर में कंसीडर हो जाएगा। मैंने इसीलिए तो नोट दिया कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नियर मिस को नियर मिस ही देखता है, एक्सीडेंट के तौर पे कंसीडर नहीं करता है, तो ये आपका लीडिंग इंडिकेटर हो। अगर वो एक्सीडेंट में कंसीडर करता है देन ये लैगिंग। एक्चुअल में सर मैं हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी बीच में क्या हम्म कि एक ऑडिट था, उसमें ऑडिटर ने पूछ दिया कि आपका ये नियर मिस लीडिंग है कि लैगिंग है। ठीक है, तो मैंने मतलब वो उसका पूछने का वो था कि आप जो इसको कंसीडर करें, जो जो हमारा फॉर्मेट है हम उसको लीडिंग इंडिकेटर में दिखा कर रखे हैं नंबर हम्म साहब, नियर मिस रिपोर्ट इतना हुआ करके। तो पूछा कि आप लीडिंग में क्यों दिखा रहे हैं, लैगिंग में क्यों नहीं एक तरह का ये इंसिडेंट हुआ। तो हम बोले सर नियर मिस तो अपना एक इंसिडेंट रोकने का एक जरिया है, जो कि नियर मिस हम रिपोर्ट करेंगे तो जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बोला हाँ मतलब बोला कि देखिए दोनों में दिखा सकते हैं, लेकिन वेरी करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसमें वो लीडिंग में दिखा रहा है या लैगिंग में दिखा रहा है करके। राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि वो किस तरह उसको ध्यान में रखते हैं। ओके, राइट, दैट्स राइट। और कुछ सर? नहीं सर नो बस सर। सर एक चीज और था जो एक थोड़ा डाउट था अभी, जैसे लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर हो गया और डैशबोर्ड बनाने का क्या हो, डैशबोर्ड कैसे पता मतलब बनेगा, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर में जैसे कुछ की पॉइंट्स होगा कि हमारा टारगेट इस महीने का है 20 इंस्पेक्शन करना है, ट्रेनिंग्स इतना देना है, तो उसके डैशबोर्ड का कैसे क्या करते हैं सर। लिंक इंडिकेटर का ऐसे कोई डैशबोर्ड तो मैंने अभी तक नहीं देखा। शायद से समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे जैसे सर डैशबोर्ड तो होता है ना सर, डैशबोर्ड हैं। हाँ, जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड तो एक्चुअल वर्क करता है अपना लीडिंग लीडिंग और लैगिंग पे काम करता है ना सर डैशबोर्ड। हाँ, फोकस उस पर कैसे करेंगे कि डैशबोर्ड में जैसे होता है पूरा अपना मतलब जैसे लीडिंग इंडिकेटर का कुछ की पॉइंट्स हो गया कि हमारे इंजीनियर की तरफ से ऑब्जर्वेशन आना है और EHS पर्सन की तरफ से भी ऑब्जर्वेशन आना है, तो या फिर मतलब साइड में इंस्पेक्शन करना है, इंजीनियर भी वो हर वीक में 2 करके देना है और सेफ्टी पर्सन को पर वीक में मतलब 6 करके देना है, तो उस पे एक टारगेट डेट सेट हो गया, तो वो तो हाँ, डैशबोर्ड में दिखाएगा ना सर। जी जी, वो डैशबोर्ड में दिखाएगा। हाँ, बिल्कुल, वही तो मेरे को डाउट। हाँ बिल्कुल डैशबोर्ड में दिखाएगा। ठीक है सर। और कुछ सर? नहीं सर थैंक Okay, guys, then if you all don't have didn't have any doubt, we'll end the session for now. Okay, I'll release a mock test tonight. So जहाँ तक भी कंप्लीट होगा, you all will allow 24 hours. आपको 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को दे दी। सो आई डू वन थिंग, आई रिलीज दिस मॉक टेस्ट टुमारो एट 10 AM। ओके, कल सुबह 10 बजे मैं रिलीज करता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक सबके मॉक टेस्ट आ जाने चाहिए। ओके सर उसके थैंक यू बेस में मैं आप लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करूँ। ठीक। और ओके, सर हमने जो मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है सर, तो हाँ उसके बेस पे मैं आपको भेज दूंगा रिपोर्ट आपको। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। दोनों ओके, में गुड नाइट दोनों सर। में कर सकते हैं ना।